अचानक हुआ एक अतिथि का आगमन, जिन्हें देख बढ़ गई पाखी के दिल की धड़कन। देखे कैसा होगा इस नाटक का मंचन, किसके मृदु स्वभाव से होगा किसका मन परिवर्तन। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हेलो 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 हेलो। यार ये ब्लैंक कॉल्स है ना, बिल्कुल दिमाग खराब करके रख दिया है, मेरा भी और बाकी का भी। कैसे जानना चाहते हैं तो जाकर सुनिए फटाफट से पिछला भाग। मैं तो सुनाने जा रही हूँ आपको भाग 98। पाखी की आवाज़ सुन सामने से बार बार फ़ोन रख दिया जा रहा था। इस पर पाखी को आश्चर्य भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। इस बार फ़ोन की घंटी जब बजी तो सूरज ने फ़ोन पाखी से लिया और तेज आवाज़ में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? तो अब हमें अपना परिचय भी देना होगा बरखुरदार। महेंद्र प्रताप सिंह की रौबदार आवाज़ रिसीवर से निकलकर पूरे हॉल में जैसे गूंजने लगी थी। कहिए, आज इस नालायक बेटे की कैसे याद आ गई आपको? सूरज ने रुखाई से उनसे पूछा। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मोबाइल पर हमारा नाम देकर फ़ोन काट देते हो और होटल में फ़ोन किए जाने पर पता चलता है कि साहब बहादुर आज यहाँ गए हैं, आज वहाँ गए हैं, तो कहाँ तुमसे बात हो फिर? महेंद्र ने उसे डांटते हुए कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ कि अपनी मर्जी से कहीं आना जाना भी न कर सकूँ। सूरज नाराज़गी से बोला, जाओ शौक से जाओ, मगर अपनी जान की फिक्र किए बिना उस लड़की के जो आगे पीछे फिर रहे हो ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह ने भानु के द्वारा दी गई आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कहा, ये आपका जासूस कौन है? इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि उसका वास्ता सूरज प्रताप सिंह से पड़ा है। सूरज ने क्रोध में कहा, उस पर बरसने से क्या होगा? जिसे निकाल बाहर करना है उसके रिश्तेदारों को तो कोठी में जमा करके रखा है। कोठी न हुई अनाथाश्रम हो गया। सूरज के डैडी उस पर बरसते जा रहे थे। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो सूरज। हमने वकील से अपनी वसीयत तैयार करवा ली है और अब हम तुम्हें उसके कागजात भेज रहे हैं। अच्छी तरह पढ़कर अपना फैसला देना। महेंद्र ने इतना कहकर जोर से फ़ोन पटक दिया और सूरज वहीं सर पकड़कर बैठ गया। पाखी ने अपने पति को इतने तनाव में देखा तो फ़ोन का रिसीवर उसके हाथ से लेकर क्रेडिल पर रखा और उसके पास बैठ गई। क्या कहा डैडी ने? उसने सूरज की हथेली सहलाई। सूरज उठा और वहीं सोफे पर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। मेरा सर दबाओ, उसने पाखी से कहा। पाखी उसका माथा सहलाने लगी और धीरे धीरे सर दबाने लगी। सूरज ने उसके हाथ को अपने होठों पर रखा और चूम लिया। बताओ ना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए, उसने सूरज से कहा। वही एक ही बात, मुझे दिल्ली की जायदाद से बेदखल करने की धमकी, और क्या? सूरज ने गुस्से में भरकर कहा। काश कि डैडी हमारे प्यार को समझ पाते। पाखी ने ठंडी सांस ली और पति का लाड करने लगी। उन्हें लगता है कि मैं रुपयों और जायदाद के लालच में आकर तुम्हें छोड़ दूंगा। सूरज व्यंग्य भरी हंसी हंसा। शायद उनका वास्ता आज तक ऐसे ही लोगों से पड़ा हो जो नहीं जानते कि प्यार से ज़्यादा बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं होती। पाखी ने अपना मत प्रकट किया। बिजनेस करते करते उन्होंने रिश्तों में ही सौदेबाजी करनी शुरू कर दी है, सूरज ने कहा। तब तक अपने जीजू और दीदी के लिए नीलम चाय बना लाई थी।
ये वाली पीकर देखिए, इसे देहरादूनी चाय कहते हैं। उसने सूरज को हंसाने की कोशिश की। वैशाली भी हरीश के अहमदाबाद पहुंचने की खबर लेकर आई और सब मिलकर चाय पीने लगे। मंजीते को क्यों नहीं पिलाई ये चाय? सूरज ने चाय के सिप लेते हुए पूछा। वो तो इतना बड़ा मुंह फुलाकर बैठे थे। नीलम मुस्कुराई। और अब हमारी नीलू फूल कर कुप्पा हो रही है। वैशाली ने उसे चुटकी काटी। क्या वैशाली दीदी, आप भी? नीलम ने कहा। लेकिन रानी के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, किस्मत उसकी। पाखी ने अपनी बात रखी। जो उसके लिए बना होगा वो उसे मिलेगा जरूर। हम सब की किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो कुछ करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। ऐसा मेरी दादी माँ कहा करती थी और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभात और रानी के अलग होने में भी जरूर कोई ना कोई अच्छाई है। सूरज बोले जा रहा था। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पाखी ने चाय का आखिरी घुट पीकर कप रखा। मैन आर ऑलवेज राइट, वैशाली ने कहा। और ये जरूर आपके उन महान दार्शनिक ने कहा होगा, क्यों? पाखी ने वैशाली को छेड़ा। नीलम और सूरज ने एक्सप्रेशन दिए। सूरज बाबा, दिल्ली से गुप्ता जी आए हैं। शंकर काका ने आकर सूचना दी। लो, सर मुंडाते ही ओले पड़े। सूरज ने कहा, आप उन्हें जरा बिठाइए और खातिर वातिर कीजिए, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलूंगा। सूरज ने शंकर काका से कहा तो वे चले गए। कौन आए हैं? उनके जाते ही पाखी ने सवाल किया। हमारे लॉयर अंकल हैं, डैड ने भेजा है, सूरज ने कड़वाहट से कहा। पाखी ने नीलम को सरदर्द कम करने वाला तेल लाने को कहा और उसे शांत करने के लिए प्रवचन देने लगी। थोड़ी देर मालिश करके उसने पूछा, अब ठीक लग रहा है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, सूरज ने कहा। जादू मेरे हाथों का नहीं बल्कि इस तेल का है, ये रमेश भैया ने दिया था हमें। सूरज जब ड्राइंग रूम में आया तब गुप्ता जी अपने सहायक के साथ बैठे अखबार देखते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। हेलो अंकल, सूरज ने सोफे पर बैठते हुए बिना किसी भाव से कहा। नमस्ते सर, उनका सहायक उठ खड़ा हुआ। बैठो अनिल, सूरज ने आदेश की मुद्रा में उसे देखते हुए कहा। वह चुपचाप बैठ गया। लगता है कोठी रेनोवेट करवाई है आपने बेटा। गुप्ता जी ने भूमिका बांधते हुए इधर उधर देखा, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। आप जिस काम के लिए आए हैं वो कहिए, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच सके, सूरज ने तल्खी से कहा। गुप्ता जी ने अनिल की तरफ देखा तो अनिल ने झट से अपने साथ लाया ब्रीफकेस सामने कर दिया और उसे खोलने लगा। उसमें से 2 बड़ी आकार की फाइलें निकालकर उसने ग्लासी टेबल पर रखी। एक फाइल लाल रंग की थी और दूसरी नीले रंग की। लाल रंग की फाइल उठाकर गुप्ता जी ने सूरज की तरफ बढ़ाई। इसे अच्छी तरह स्टडी कर लो बेटा, फिर जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे किया जाएगा। सूरज फाइल खोल पढ़ने लगा। उसके डैडी की विल थी जिसमें लिखे एक एक क्लॉज को पढ़कर कभी वह तिरछी निगाह से गुप्ता जी को देखता तो कभी व्यंग्य भरी हंसी हंसता। शंकर काका पाखी को जाकर इन सब बातों की जानकारी दे रहे थे। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला ना काका? पाखी ने घबरा कर पूछा। भोलेनाथ सब ठीक करेंगे बहू, तुम घबराओ मत, कहते हुए काका वहां से चले गए। सूरज ने वसीयत पढ़ ली थी। प्रताप खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज होने जा रहा था। दिल्ली की प्रताप कोठी महेंद्र प्रताप ने अपनी पत्नी आनंदिता के नाम लिख दी थी और ये भी लिख दिया था कि वो जिसे चाहे उसके नाम कोठी कर सकती हैं। मसूरी की प्रताप कोठी तो पहले ही उनके पिताजी ने सूरज के नाम लिख दी थी और होटल गैलेक्सी भी।
दिल्ली की 3 फैक्ट्रियों में से 2 उन्होंने अपने बड़े बेटे नीरज के नाम कर दी और एक आनंदिता के नाम पर थी। बड़ी बहू और उनके बच्चों के नाम उन्होंने 50-50 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया था। प्रताप इंडस्ट्रीज के 50% के शेयर उन्होंने अपने बड़े बेटे नीरज के नाम कर दिए थे और 50% का दावेदार आनंदिता को बना दिया था। गुप्ता जी को अपना कानूनी सलाहकार बनाते हुए अपने छोटे बेटे सूरज प्रताप सिंह को उनकी अवज्ञा करने हेतु और उनके व्यवसाय की देखरेख न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। सूरज ने एक नज़र गुप्ता जी पर डाली और अनिल से बोला, सिग्नेचर कहाँ करना है? अनिल ने उन्हें दूसरा दस्तावेज दिखाया जिस पर लिखा था, मैं सूरज प्रताप सिंह पूरे होशो हवास में यह स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में कभी भी इस वसीयत पर कोई दावा नहीं करूँगा और मेरे पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा, चाहे वह जमीन, मकान, व्यवसाय, हीरे जवाहरात या कंपनी से संबंधित हो। साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि प्रताप इंडस्ट्रीज के एक भी शेयर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही मैं अपने पिता के सरनेम को इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश करूँगा। सूरज के लिए यह बहुत ही दुख भरा पल था, इसलिए नहीं कि उसे बेदखल किया जा रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके पिता ने उसके और अपने रिश्ते को पैसों के तराजू में तोला था, जिसमें बाप बेटे का अपनत्व और स्नेह खनखनाते सोने चांदी के सिक्कों तले दबा कराह रहा था और अब अंतिम सांसें ले रहा था। अभी सूरज कलम उठाकर हस्ताक्षर करने ही वाला था कि गुप्ता जी के असिस्टेंट अनिल ने उसे टोका। 1 मिनट सूरज सर, हस्ताक्षर करने से पहले यह दूसरी फाइल जरूर पढ़ लीजिए। सूरज के दिल में तो विवाह वेदी पर पाखी को दिए वचन चल रहे थे। उसने अनिल की बात अनसुनी कर शंकर काका से पाखी को बुला लाने के लिए कहा। अभी वह ब्लू फाइल खोल ही रहा था कि पाखी सर पर आंचल रखे वहां पर आई। गुप्ता जी जो अपने मन में पाखी की बड़ी नकारात्मक तस्वीर लिए आए थे, वो उसका ये सुशील सुसंस्कृत रूप देखकर सोच में डूब गए। पाखी, ये हमारे लॉयर अंकल हैं और इनके साथ इनके असिस्टेंट हैं मिस्टर अनिल। सूरज ने परिचय करवाया। चश्मे के अंदर से 2 अनुभवी आंखें पाखी को नाप तोल रही थी। ये आपकी बहू है या नहीं अंकल, ये तो पता नहीं, पर मिसेस सूरज प्रताप सिंह जरूर है। एंड यस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस सरनेम की यहाँ बात की गई है वो सरनेम मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री गजेंद्र प्रताप सिंह का है और उससे भी पहले उनके पिता और उनके पिता का। इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कानून भी नहीं। उसने कागजों की तरफ इशारा करते हुए कटु स्वर में कहा। पाखी कभी पति के उग्र चेहरे को तो कभी गुप्ता जी के डूबते चेहरे को देख रही थी। उसने घबराते हुए गुप्ता जी के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए। पाखी के इस तरह चरण स्पर्श करने से गुप्ता जी को एक जोर का झटका लगा। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें लगा था कि पाखी भी नीरज की वाइफ की तरह उन्हें हाय अंकल कहती हुए उनके साथ असभ्यता से पेश आएगी, पर यहाँ तो नज़ारा ही कुछ बदला हुआ था। उसने अनिल को हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो वह भी चौंका और अगले पल खड़े होकर हाथ जोड़ने लगा। शंकर काका के पीछे राधा काकी चली आई थी। का वकील बाबू हमारी बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे? काकी के ये शब्द सुन गुप्ता जी को याद आया कि पाखी के पैर छूने पर उन्होंने अपनी तरफ से उसे किसी भी प्रकार का कोई आशीर्वाद नहीं दिया। वो अपनी भूल पर पछताने लगी। एक बार फिर पैर छू लो बहू, शायद आशीर्वाद मिल जाए, शंकर काका बोले।
पाखी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और गुप्ता जी के पैर छूने को झुकी। सदा सुखी रहो बेटी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या अंकल, आप तो बड़े कंजूस निकले, बेटी कहकर बहू को टरका दिया, सूरज ने मजाक किया। गुप्ता जी तो जैसे जमीन में ही गड़ गए। राधा काकी झट से बोल पड़ी, का उकील बाबू, मुंह दिखाई ना ही दोगे हमरी बहू को? क्यों नहीं, कहते हुए गुप्ता जी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और अपना बटुआ निकाला। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अंकल जी, पाखी ने घबरा कर कहा और पीछे हट गई। उसी दिल्ली में कहीं अपनी सास के शब्द याद आने लगे। ब्लैंक चेक दो महेंद्र इसे, ये लो मेरी सेफ की चाबी। वह जैसे पुरानी बातों में खो गई थी। अतीत की एक एक घटना उसके सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुप्ता जी ने अभी कल ही अपनी छोटी बेटी के लिए सोने का बिस्कुट खरीदा था और वह उनके कोट की जेब में ही रखा हुआ था। उसकी याद आते ही उन्होंने बटुआ वापस रख दिया और बिस्कुट निकालकर पाखी को दिया। पाखी ने आशंका से सूरज को देखा। ये कुबेर का खजाना है, हम पर खूब लुटाया है अंकल ने बचपन में, तुम भी लूट लो। सूरज ने हंसी की। धन्य हो उकील बाबू, हमारी बहू की किसी ने तो कदर की, राधा काकी बोल पड़ी। पाखी सर झुकाए सूरज के पास आई और उसे सोने का बिस्कुट दिया। इसे मैं क्या करूँगा, ये तुम्हारा गिफ्ट है, अपने पास रखो, सूरज ने कहा और उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। नीली फाइल के पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे थे। सूरज ने एक बार फिर फाइल खोली और उसे वह पढ़ने ही वाला था कि तभी गुप्ता जी अपनी जगह से तेजी से उठे और सूरज के पास आए। फाइल उन्होंने सूरज के हाथों से एक तरह से छीन ली। नहीं बेटा, इसे मत पढ़ो। गुप्ता जी के ऐसे व्यवहार पर सब चौंके। अनिल भी उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। लेकिन क्यों अंकल? सूरज ने उग्र स्वर में पूछा। क्योंकि इसमें वो लिखा है जो पाप है, एक भयानक पाप, जिसे लिखते वक्त मेरे हाथ क्यों नहीं कांपे, गुप्ता जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या लिखा था उन कानूनी दस्तावेजों पर जो नहीं लिखा जाना चाहिए था? आखिर किस पाप की बात कर रहे थे गुप्ता जी? और उन्होंने सूरज को वो दस्तावेज पढ़ने से क्यों रोका? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अभी तो हम जानते हैं उन साथियों के नाम जिन्होंने भाग 94 में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है। वो हैं अवध नारायण शर्मा और किरण कुमार। तो आप भी अगर अपना नाम इसी प्रकार सुनना चाहते हैं तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिया कीजिए। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजिए। मिलेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।